अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अवेयरनेस रिएक्शंस। आज हम बात करेंगे सोमनाथ के मंदिर और महमूद गजनवी की हमलों के हवाले से, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तारीख़ की मुतअद्दिद किताबों में बताया गया है कि महमूद गजनवी ने गुजरात में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और इंडिया पर किए गए इनके हमलों के दौरान हज़ारों हिंदू और उनकी फ़ौज के हाथों मारे गए। ये कहानी सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले और यहाँ से लूटे गए ख़जाने के बारे में है। ये गुजरात के सोलंकी हुक्मरानों के लिए तबाही का वक्त था। सौराष्ट्र के साहिल पर वाक़या सोमनाथ मंदिर की वजह से उसे गुजरात के गोर्जर सल्तनत का मजहबी दारुल हुकूमत समझा जाता था। सोमनाथ मंदिर की छत अफ्रीका से बरामद किए गए पत्थरों के 56 सतूनों पर टिकी हुई थी। मंदिर के ऊपर 14 सुनहरी गुंबद थे जो धूप में चमकते थे और दूर से नजर आते थे। मंदिर के अंदर नस्ब शिवलिंगा की ऊंचाई लगभग 7 बालिश थी, जिसे खूबसूरत नक्शो निगार से सजाया गया था और हीरों से जुड़ा एक ताज उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता था। सोने की एक मोटी जंजीर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती थी, जबकि मंदिर के करीब जवाहरात, सोने और चांदी के मोतियों से भरा एक तोशा खाना था। गर्भगृह के करीब छत पर भगवान शिव की कई सोने और चांदी की मूर्तियां रखी गई थी। डॉक्टर मोहम्मद नाजिम ने अपनी किताब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महमूद गजनवी में इस ज़माने के ज़िंदगी के हवाले से भी बहुत सी बातें बयान की हैं। गजनी का शहर सुल्तान महमूद की जाए पैदाइश है, जो मौजूदा अफ़गानिस्तान के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़िया है। अपने आबाई शहर की इसी निस्बत के बाइस उन्हें महमूद गजनवी कहा जाता है। डॉक्टर नाजिम ने अल बैरूनी इब्न जाफिर जैसे मुतअद्दिद मुस्लिम उलमा का हवाला दिया ताकि ये बात क्या जा सके कि महमूद गजनवी के हाथों लूट मार से पहले सोमनाथ मंदिर कैसा लगता था। सोमनाथ मंदिर में 56 लकड़ी के सतून भी थे। मरकज़ में एक मूर्ति रखी गई थी। पूरा मरकज़ी हिस्सा चिरागों से रोशन रहता था। मूर्ति को सोने की जंजीरों और मोतियों से सजाया गया था। मंदिर में बहुत से बुत थे जिनमें कीमती पत्थर जुड़े हुए थे। सोमनाथ का मुजस्मा हिंदुस्तान का बेहतरीन मुजस्मा था। तजस्सुम पर यकीन रखने वाले हिंदुओं का मानना था कि रूह जिस्म को छोड़कर सोमनाथ आती है और पूजा करती हैं। अकीदतमंद यहाँ अपना कीमती सामान और मालो असबाब बतौर नजराना पेश करते कई हज़ार गांव मंदिर की देखभाल करते थे। शंभू प्रसाद देसाई अपनी किताब में मजीद लिखते हैं कि यह मंदिर बहुत पुरकशिश और कीमती पत्थरों से बना था। हज़ारों ब्राह्मण यहाँ पर रखे हुए बुतों को पूजने और यात्रियों को पूजा करवाने के लिए यहाँ रहते थे। 300 हुजाज यात्रियों के सर मुंडवाने के लिए यहाँ ठहरते थे। मौरख रतमनी राव, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ के दौरान इब्तदाई तहकीक की थी, उस मौजू पर एक किताब भी लिखी है। 11वीं सदी के आगाज़ तक सोमनाथ और इसकी जायदाद की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी, इसलिए सुल्तान महमूद ने अपनी तवज्जो सोमनाथ की शोहरत और दौलत पर मरकूज़ की। ये वो वक्त था जब दुनिया की सरहदों का फैसला तलवार के ज़ोर पर होता था। गजनी के मैदान में महमूद और उनके भाई की फ़ौजें आपस में टकराईं। इस जंग में महमूद को फतह हासिल हुई। उसी शाम उसे ताज पहनाया गया और सुल्तान का लक़ब दिया गया। वो ये लक़ब पाने वाले पहले शख्स थे। सल्तनत हासिल करने के बाद सुल्तान ने अपनी सल्तनत की हदूद वस्ती एशिया से जुनूब में सिंध तक बढ़ाने का फ़ैसला किया और हिंदुस्तान के कई इलाकों को फतह कर लिया और इस दौरान कई मंदिरों को तबाह कर दिया। महमूद की सवाने के मुताबिक उस वक़्त हिंदुओं में यह अफवाह फैली हुई थी कि सोमनाथ भगवान उनसे नाराज़ हैं, इसलिए उन्होंने महमूद को भेजा है कि वो उन्हें सज़ा दे और हैकल को तबाह करे। जब महमूद को इस बात का इल्म हुआ तो उसने सोमनाथ पर चढ़ने का फ़ैसला किया। फिर महमूद ने अपने 30,000 घुड़सवारों के साथ 18 अक्टूबर 1025 को सोमनाथ पर हमला किया। ताहम तारीख़ की किताबों में हमें इस फ़ौज की तादाद में फ़र्क मिलता है। रत्नमी अपनी किताब में लिखते हैं कि 30,000 सिपाही जबकि 54,000 गुलाम और मजदूर इस फ़ौज का हिस्सा थे। अरब मुहर्रिख अली इब्न अल-अदीर के मुताबिक महमूद ने गजनी से सौराष्ट्र के साहिल तक 1420 किलोमीटर का फासला तय किया और वो 6 जनवरी 1026 को गुजरात पहुँचे। महमूद ने गजनी से सोमनाथ तक का सफ़र बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया। वो लिखते हैं कि मोढेरा नामी इलाके में पहुंचकर महमूद को अपने पहले बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा, जब 20,000 फौजियों की एक लश्कर ने उन पर हमला किया। डॉक्टर नाजिम ने अपनी किताब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महमूद गजनवी में लिखा है कि इस जंग में सुल्तान महमूद को फतह नसीब हुई और इससे महमूद के लिए सोमनाथ पर हमला करना आसान हो गया। लोगों का मानना था कि सोमनाथ के देवता बहुत ताकतवर हैं और उन्हें मुश्किल वक्त में अजनबी हमलों आवरों से बचाएंगे और दुश्मनों को तबाह कर देंगे।
رتنمنی راؤ کے مطابق جنگ کے دوران کئی مسلمان فوجی مارے گئے اور دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ محمود کے سپاہی دوسرے دن بھی مندر کے قلعے کی دیوار پر نہ چڑھ سکے۔ 7 جنوری کی صبح لوگوں نے محمود کی افواج کے حملے کا سامنا کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد محمود کے سپاہی قلعے میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی فوج نے قلعے پر قبضہ کیا، سومنات کے لوگ مندر پہنچے اور وہاں سومنات کی مورتی کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ پھر ہندوؤں نے محمود کی فوج پر حملہ کیا۔ شام کو انہوں نے محمود غزنوی کی فوجوں کو بھگا دیا اور قلعے کا قبضہ و گزار کروا لیا۔ تیسرے دن محمود غزنوی کی فوج نے قلعے پر 2 حملے کیے۔ محمود غزنوی اس جنگ کو جلد ختم کر کے غزنی واپس جانا چاہتے تھے۔ محمود نے اپنی فوج کے ایک چھوٹے دستے کو قلعے میں رہنے کو کہا۔ دوسرے کو حکم دیا گیا کہ وہ ارد گرد کے علاقوں سے آنے والے فوجیوں کو قلعے میں داخل ہونے سے روکیں۔ اسی دوران جب محمود کو معلوم ہوا کہ بھیم دیو اپنی فوج کے ساتھ حملہ کرنے آ رہے ہیں تو وہ خود وہاں پہنچ گئے۔ بھیم دیو اور محمود کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ بھیم دیو بھاگ گئے اور محمود جنگ کے بعد سومنات واپس آئے اور قلعے کو تباہ کر دیا۔ ابن العدیل کے مطابق سومنات کو بچانے کے لیے اس کوشش میں کم از کم 50,000 یاتری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سومنات کا خزانہ لوٹنے کے بعد محمود نے سب کچھ جلانے کا حکم دیا۔ علی ابن العدیل کے مطابق سلطان نے لوٹ مار سے تقریباً 20 لاکھ مہریں حاصل کی۔ کتاب لائف اینڈ ٹائمز آف محمود غزنوی کے مطابق سلطان کو اپنے دور میں ہونے والے کل لوٹ مار کا صرف 5واں حصہ ملا تھا۔ ایک مہر کا اوسط وزن 4.2 گرام تھا اور اگر رقم کا حساب لگایا جائے تو اس کی قیمت آج کے 105 کروڑ 43 لاکھ انڈین روپے بنتی ہے۔ یہ ذکر کرنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ اندازہ اس کتاب میں 1931 میں لگایا گیا تھا۔ چنانچہ سومنات میں خزانہ لوٹنے کے بعد محمود کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسے جلد از جلد باہر نکالنا چاہتے تھے۔ اب مالوا کے بادشاہ بھوجا محمود غزنوی پر جوابی حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ محمود کے پاس غزنی واپس جانے کے صرف 3 راستے تھے۔ مالوا کے راستے میں بادشاہ بھوجا تیار بیٹھے تھے، جبکہ وشال دیو ماؤنٹ آبو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیم کی فوجیں محمود کو کچھ میں روکنا چاہتی تھی، البتہ محمود ان تینوں سے زیادہ عقل مند تھے۔ انہوں نے صحرائی راستے کا انتخاب کیا۔ محمود کو ان کے جاسوس ان بادشاہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں مسلسل آگاہ کر رہے تھے۔ پربھاس سومنات کے مطابق محمود نے صحرا کے راستے کچھ سے سندھ تک کا سفر کیا۔ بھیم دیو تینوں بادشاہوں میں سب سے کم طاقتور تھے۔ ان کی سلطنت محمود کے راستے میں پڑی تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ لوٹ مار کے ساتھ غزنی واپس آنا آسان نہیں ہوگا، محمود نے بھیم دیو کے قلعے پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اسی طرح محمود غزنوی سلطنتوں کو فتح کرتے ہوئے خیر و عافیت سے غزنی پہنچ گیا اور اس نے صرف سومنات پر ایک نہیں بلکہ متعدد بار حملے کیے اور کامیابیاں سمیٹی۔